आज हमारे सामने एक स्कूल की किताब से निकली कहानी है। जी शीर्षक है वीर बालक भोला। जी। और ये ऊपर से देखने पर एक बहुत ही सीधी सादी शौर्य कथा लगती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर होता ये है कि ऐसी ही साधारण कहानियों में बहुत गहरे सवाल छिपे होते हैं। सही कहा। और आज हम सिर्फ इस कहानी को सुनाने नहीं वाले हैं, हम इसके जरिए एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि किसी आदर्श के लिए या किसी मकसद के लिए वफादारी की आखिरी हद क्या हो सकती है। और भोला की ये कहानी इस सवाल का एक बहुत ही, आप कह सकते, एक्सट्रीम जवाब देती है। शायद कुछ लोगों के लिए एक परेशान कर देने वाला जवाब भी। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उस दौर के हालात को थोड़ा समझते हैं, ये जानने के लिए कि एक 14 साल का लड़का ऐसा कुछ करने पर क्यों और कैसे मजबूर हुआ। कहानी का जो समय है वो है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जंगलों और पहाड़ों में रहकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है जो कहानी को एक नया आयाम देती है। हाँ, वो ये कि महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे, उन्हें अरावली के भील समुदाय का पूरा साथ मिला हुआ था। और ये भील सिर्फ समर्थक नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो महाराणा की सेना की आंख और कान थे। वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और उनका जो पूरा खुफिया नेटवर्क था वो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। हर खबर, हर मदद, हर रसद, सब कुछ उन्हीं के जरिए राणा तक पहुंच रहा था। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोला जिस माहौल में पल बढ़ रहा था वो सिर्फ एक शांत गांव नहीं था, वो एक तरह से एक एक्टिव वॉर जोन था। बिल्कुल। और इसी माहौल में हमारा किरदार है भोला, कोई सैनिक नहीं, महज 14-15 साल का एक लड़का। कहानी बताती है कि वो सांवले रंग का, मस्त और अल्हड़ स्वभाव का था और अपने भील सरदार पिता का इकलौता बेटा था। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि कहानी की शुरुआत में उसके पिता उसे कोई आदेश नहीं देते। हाँ, ये बहुत अहम है। भोला बस अपने पिता को अपनी माँ से ये कहते हुए सुनता है, देखो, राणा परिवार के लिए शाम के भोजन की व्यवस्था का भार हम पर है। ये कोई हुक्म नहीं है। नहीं, ये बस एक जिम्मेदारी का जिक्र है जो वो अपनी पत्नी से कर रहे हैं। लेकिन शायद यही एक लाइन भोला के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। हाँ, उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता और उसका पूरा समुदाय कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक जिम्मेदारी निभा रहा है। ये सिर्फ खाना पहुंचाना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का सैन्य अभियान है जिसमें हर पल जान का खतरा है। ये दिखाता है कि उस समुदाय में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना कितनी गहरी थी। ये सिखाई नहीं जा रही थी, वो हवा में थी जिसे बच्चे सांस के साथ अंदर ले रहे थे। भोला खुद से ये जिम्मेदारी महसूस करता है और यहीं से एक साधारण लड़का एक असाधारण मिशन पर निकल पड़ता है। और वो निकलता भी पूरे जोश के साथ है। कहानी में लिखा है उसके पांवों में पंख लग गए थे। वो भोजन की पोटली लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा है और तभी एक कड़क आवाज उसे रोक देती है। कहाँ जा रहा है? ठहर। उसे 11 मुगल सैनिकों ने घेर लिया था। अब इस सीन को सोचकर देखिए, एक अकेला निहत्था लड़का और उसके सामने 11 हथियारबंद सैनिक। भागने का कोई रास्ता नहीं। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। और मुगल सरदार का जो तरीका है वो देखने वाला है। हाँ, वो जानता है कि एक बच्चे से राज कैसे उगलवाया जाता है। वो सीधे मार पिटाई पर नहीं आता। नहीं, पहले वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। वो भोला से पूछता है, पोटली में क्या है, कहाँ जा रहा है? और फिर वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, लालच। वो सोने की मुहरों से भरी एक थैली दिखाते हुए कहता है, देख, अगर तू हमें राणा का पता बता दे तो हम तुझे मालामाल कर देंगे। ये एक क्लासिक तरीका है किसी की वफादारी को उसकी कीमत से तौलना। बिल्कुल। सरदार ये मानकर चल रहा है कि हर इंसान की एक कीमत होती है और एक गरीब लड़के के लिए सोने का लालच तोड़ना नामुमकिन होगा। हाँ, वो उसके सिद्धांतों पर नहीं, उसकी जरूरतों पर हमला कर रहा है। और भोला इस परीक्षा का जो जवाब देता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सिर्फ ना नहीं कहता। कहानी के मुताबिक वो उन सोने की मोहरों पर थूक देता है और कहता है, थूकता हूं तुम्हारे सोने पर। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पलटवार है। उस एक पल में भोला सिर्फ एक बंदी नहीं रह जाता, वो मुगल सरदार के सबसे बड़े हथियार लालच को सरेआम जलील कर देता है। हाँ, वो ये कह रहा है कि मेरी वफादारी तुम्हारी इस दुनिया की दौलत से बहुत ऊपर है, तुम उसे खरीद नहीं सकते। ये दिखाता है कि मेवाड़ का प्रतिरोध सिर्फ शारीरिक नहीं था, वैचारिक भी था। वो उस पूरी मूल्य प्रणाली को खारिज कर रहे थे
जो कहती है कि हर चीज बिकाऊ है। जाहिर है सरदार के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसका मनोविज्ञान का खेल फेल हो चुका था। तो अब वो दूसरे हथियार पर आता है, हिंसा। वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है और वो भोला को लात घूंसों से पीटने लगते हैं। भोला लहू लुहान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। जब लालच और तर्क काम नहीं करते तो सत्ता अपने सबसे आदिम रूप पर उतर आती है, जो है क्रूरता। सरदार की ये हरकत असल में उसकी हताशा दिखाती है। बिल्कुल, वो उस लड़के के संकल्प के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा है, इसलिए अब वो सिर्फ दर्द के जरिए जवाब निकलवाना चाहता है। और इस भयानक मारपिटाई के बीच भोला एक और हैरान करने वाली चीज करता है। जब एक सिपाही उसके बाल पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी देता है तो भोला दर्द में भी हंस पड़ता है और बड़ी चालाकी से कहता है, मार डालोगे तो तुम्हें राणा का पता कहाँ से मिलेगा। कमाल का दिमागी संतुलन है। वो उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। वो समझ गया है कि उसकी जान की कीमत उसकी जानकारी है। सही कहा, जब तक उन्हें लगेगा कि उसके पास राज है वो उसे जिंदा रखेंगे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये दबाव में भी रणनीति बनाने की काबिलियत है। इससे मुझे एक सवाल आता है, क्या ये एक 14 साल के लड़के की अपनी सूझबूझ थी, या क्या उस समुदाय के बच्चों को इस तरह के हालात के लिए तैयार किया जाता था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कहानी हमें इसका सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह का माहौल था, जहां हर बच्चा अपने बड़ों को एक खामोश जंग लड़ते देख रहा था, ये मुमकिन है कि उन्हें बचपन से ही चुप रहने और राज न खोलने की अहमियत सिखाई जाती हो। तो भोला का ये दाव सिर्फ उसकी अपनी चालाकी नहीं, बल्कि शायद उसके पूरे समुदाय की सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। और उसका ये दाव काम भी कर जाता है। सरदार अपने सैनिकों को रोक देता है। उसे यकीन हो जाता है कि भोला को पक्का पता है कि राणा कहाँ है। अब उसका प्लान बदल जाता है। वो कहता है, इसे मारना नहीं, इसे इतनी यातना दो कि ये क्या इसके फरिश्ते भी बोल पड़े। अब लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ये शारीरिक सहन शक्ति की सीमा की परीक्षा है। सरदार का मानना है कि हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, दर्द की एक ऐसी हद जिसके आगे वो टूट ही जाता है। और यही डर अब भोला को भी सताने लगता है। कहानी में लिखा है, भोला ने सोचा अब क्या किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि यातना पीड़ा से घबराकर मेरी जुबान से सच निकल जाए। उसे एहसास हो जाता है कि उसका शरीर शायद ज्यादा देर तक उसका साथ ना दे। वो जानता है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। और ये कहानी का सबसे मानवीय पल है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है जिसे दर्द नहीं होता, उसे डर लग रहा है। उसे अपनी ही जुबान पर भरोसा नहीं रहा। और इसी डर और बेबसी के आलम में वो कदम उठाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस धक्का मुक्की के बीच वो बिजली की तेजी से एक सैनिक की कमर से उसकी कटार खींचता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो अपनी ही जीभ काटकर मुगल सरदार के सामने फेंक देता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। ये सिर्फ वफादारी नहीं है, ये कुछ और ही है। बिल्कुल। और इस कदम के पीछे की जो रणनीति है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दर्द से बचने या आत्महत्या की कोशिश नहीं थी। नहीं, ये एक बेहद सोचा समझा आखिरी और निर्णायक दांव था। ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि वो चाहकर भी कभी राज नहीं खोल पाएगा। उसने जानकारी के स्रोत को ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उसने दुश्मन से जानकारी हासिल करने की संभावना को ही खत्म कर दिया। एक तरह से उसने दुश्मन को चेकमेट कर दिया। हाँ, ये किसी जासूस के साइनाइड की गोली खाने जैसा है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे। वो कैसे? साइनाइड आपको दुश्मन के हाथ लगने से बचाता है, लेकिन यहाँ भोला ने खुद को नहीं मारा। उसने सिर्फ राज को मारने का रास्ता चुना। उसने अपने शरीर को एक ऐसे ताले में बदल दिया जिसकी चाबी हमेशा के लिए फेंक दी गई हो। और सरदार की प्रतिक्रिया इस बात की नवाही देती है। वो और उसके सैनिक भौचक्के रह जाते हैं। सरदार के मुंह से निकलता है, गजब! इसने अपने मालिक के जान बचाने के लिए खुद अपनी जुबान काट ली, हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दुश्मन भी उसकी निष्ठा की इस पराकाष्ठा को देखकर स्तब्ध है। उसने सिर्फ जानकारी बचाई, बल्कि दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से भी हरा दिया। उसने ये दिखा दिया कि मेवाड़ के लोग अपने आजादी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये मुगलों के लिए एक सैन्य हार से कहीं बड़ी नैतिक हार थी। सही कहा, वो एक लड़के को मार सकते थे, लेकिन उसके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। कहानी का अंत दुखद है, लेकिन भोला को अमर बना देता है। गुस्से और हताशा में सरदार भोला की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन कहानी का अंत बहुत काव्यात्मक है। लिखा है कि पेड़ों पर बैठे पंछी शोर मचाते हुए आसमान में उड़ चले, मानो उस बहादुर लड़के की कहानी दुनिया को सुनाने निकल पड़े हों। और आखिर में कहानी हमें एक जीवन मूल्य देती है,
राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भोला का बलिदान इसी मूल्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। उसने अपने राजा, अपने समुदाय और अपनी जमीन के प्रति वफादारी को अपनी जान से भी ऊपर रखा। तो आज हमने एक किशोर की बहादुरी की कहानी को परत दर परत खोला। कैसे एक मुश्किल समय में एक साधारण दिखने वाले लड़के ने वफादारी और त्याग की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे समझना भी मुश्किल है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रतीक है। ये दिखाती है कि नायक बनने के लिए उम्र या पद की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक मजबूत इरादे की और अपने मूल्यों में अटूट विश्वास की। भोला ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में हथियारों से नहीं, बल्कि मन के अंदर अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की होती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी आदर्श या कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की सीमा क्या हो सकती है। और एक ख्याल और आता है, आज के संदर्भ में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। डेटा, पासवर्ड, सीक्रेट्स, बिल्कुल, ये सबसे कीमती चीजें हैं। ऐसे में भोला का ये चरम बलिदान हमें आत्मनियंत्रण और गोपनीयता के बारे में क्या सिखाता है? उसने अपनी राज को बचाने के लिए उस अंग को ही नष्ट कर दिया जो उसे उजागर कर सकता था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सबसे कीमती जानकारी की रक्षा के लिए कितने अनुशासित हैं और क्या हमारी प्रतिबद्धता की कोई ऐसी